बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, वैसे तो सियासत के मैदान से कई खबरें हैं जो आज हम इस प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए और सेवन की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है जिसकी क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। प्रोग्राम में आज इस हवाले से ख़ुसूसी बात करेंगे कि क्या ये मुतवाज़िन टीम है और ये टीम जो है इससे क्या तवक्कात हैं, और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद होंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इससे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में सियासत पे बात करेंगे और सियासत में ख़ास तौर पे बात होगी कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उनके दरमियान मुज़ाकरात की कश्ती किसी किनारे क्यों नहीं लग रही। पहले ये था कि पीटीआई मुज़ाकरात करती थी और हुकूमत जो है उससे आगे भाग रही थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है लेकिन पीटीआई उन्हें पकड़ाई नहीं दे रही। इस पर भी बात करेंगे और फिर ख़ास तौर पे प्रोग्राम में बात करेंगे पीका एक्ट के हवाले से कि आज इस प्रोग्राम में इस वक्त मैं भी जो अपनी कलाई पर ये स्याह कपड़ा बांध के, स्याह पट्टी बांध के बैठा हूँ, तो ये क्या शौकिया है या वाकई ही पीका एक्ट के तहत हमारी ज़बान बंद करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर रऊफ हसन साहब कि आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर पीटीआई ने फिर इनकार कर दिया है। हुकूमत का पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी मशवरा मुस्तरद कर दिया है, तो क्या वजह क्या है? अब मुज़ाकरात के मामले पे पीटीआई ने क्या तैयार कर दिया कि अब इसको ख़त्म ही समझा जाए? थैंक यू इमरान साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। जी बिल्कुल, इनके साथ मुज़ाकरात को तो ख़त्म ही समझा जाए तो बेहतर है, क्योंकि देखिए हम चाहते थे कि नतीजा खेज मुज़ाकरात हों, इन मुज़ाकरात से कुछ निकले। तो एक तो इन्होंने अपनी जो इर्रेलेवेंस है उसको मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही साबित किया। इन्होंने प्रॉमिस किया था, आपको याद होगा, कि ये एक दिन के अंदर अंदर खान साहब की मुलाकात कराएंगे अपनी मुज़ाकराती टीम के साथ, और उसमें कोई सिक्योरिटी इंटरवेंशन नहीं होगी। वो एक दिन, 2 दिन हुए, 2 दिन, 3 दिन हुए, 3 दिन, 4 दिन हुए, आखिर में 7 दिन के बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिया कि जी हम ये मुलाकात नहीं करा सकते। तो एक ऐसी हुकूमत जो कि एक जायज़ मुतालबा जो था मुज़ाकरा मीटिंग का खान साहब और उसकी मुज़ाकराती टीम के दरमियान, वो पूरा नहीं कर सकती, तो वो मुज़ाकरात के नताइज के ऊपर अमल कैसे कर सकेगी? तो मसला तो उसी दिन ही वर्चुअली ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद जारी रखा और हमने जो आपको पता है जो डिमांड्स की हैं उसको एक रिटन फॉर्म में इनको भेजा, और उसके ऊपर ये डिली डैली करते रहे और हमें इत्तलात मिल रही थी कि इनका कोई इरादा नहीं है। और अब इसलिए उसी की वजह से खान साहब ने कहा जी कि इनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुज़ाकरात को ख़त्म किया जाए। तो वो हमने मुज़ाकरात को इनके साथ ख़त्म कर दिया था। अब ये कि जी अब ये पार्लिमानी कमेटी बना ली जाए, उसमें आगे चलेंगे। देखिए जो मसला है वो 9 मई का हो या वो 26 नवंबर का हो, वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके ज़रिए हल नहीं हो सकता, और नतीजा खेज मुज़ाकरात अगर नहीं हो सकते तो मुज़ाकरात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसी वजह से अब इनके साथ मुज़ाकरात का चैप्टर है उसको अब बंद ही समझिए तो बेहतर है। लेकिन रऊफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि आज भी रात 12 बजे तक का वक्त है, अगर कुछ हो जाए तो मुज़ाकरात जारी हो जाएंगे। सुन ले वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाए जी राना साहब क्या कहते हैं। सर वो कहते हैं कि बड़ा बेहतर तरीका है कि फैक्ट फाइंडिंग के लिए पार्लिमानी जो कमेटी है वो तश्कील दे दी जाए। पार्लिमानी कमेटी के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं होती जी, वो किसी को कॉल नहीं कर सकती वगैरह वगैरह, वो सब कुछ वो प्रॉब्लम होगा, वो नहीं हो सकता। और ये जो चीज़ है जो कह रहे हैं जी मुल्क की बेहतरी के लिए, ये मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, ये इस डिकॉइट हुकूमत की बेहतरी के लिए। ये चाहते हैं कि इनका जो इक़्तिदार है वो कायम रहे और जो हक़ायक़ हैं वो लोगों तक नहीं पहुँचे, और वो हक़ायक़ जो है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन जो है वही लोगों तक पहुँचा सकता है। तो हमारी जो इंटेंशन है वो ये है कि हाँ मुल्क का भला तो हो, लाजमी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हक़ायक़ जो हैं वो सामने आने चाहिए, पता चलना चाहिए कि जो डाका डाला था वो क्या था, 9 मई को एक्चुअली क्या हुआ, 26 नवंबर को एक्चुअली क्या हुआ। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पार्लियामानी कमेटी जो है वो नहीं कर सकेगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड, फुली एम्पावर्ड जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। तो वही हमारी डिमांड थी। अब ये चैप्टर बंद हो गया है, मेरा ख्याल है अब तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे जो ऑप्शंस हैं और उनको हम एक्सरसाइज करेंगे और
कुछ चीज़ें तो आपके सामने आ भी गई हैं 8 फरवरी की रेफरेंस से, और इसके अलावा भी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रोग्राम है वो मल्टी फैसेटेड फीचर्स के साथ उसको हम अनकरीब अनाउंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर 8 फरवरी को क्या मुल्क गिर एहतजाज होगा या सिर्फ केपी में होगा, स्वाबी में जलसा होगा? देखिए, लाहौर में जलसे के लिए इमरान साहब हमने अप्लाई किया हुआ है। हमें जो एडवांस इतलात मिल रही हैं वो यही है कि जी वो हमें उसकी इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन हम कोशिश तो पूरी करेंगे। इसके अलावा स्वाबी में भी जलसा होगा, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे तमाम पार्टी को कि जो लोग स्वाबी या लाहौर के जलसे में नहीं पहुँच सकते वो अपने अपने इलाकों में जो है वो एहतजाज करें। तो एक लिहाज से ये एक मुल्क गिर एहतजाज होगा, एक लिहाज से, लेकिन बेसिक जो फंक्शंस हैं वो स्वाबी के हैं और लाहौर के हैं। लाहौर डिपेंडेंट ऑन के जी हमें इजाज़त मिलती है कि नहीं, जिसके चांसेस हमें इस वक्त बहुत कम नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पीका कवानीन को लेके, पीका एक्ट में जो इन्होंने तरमीम की है उसको लेके सारे मुल्क में सहाफ़ी जो एहतजाज कर रहे हैं, हमने भी ये देखे स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं। तो हुकूमती लोग कहते हैं कि जी ये तो पीटीआई ने बनाया था, हमने तो सिर्फ इसमें सजाएं थोड़ी सी तब्दील की हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमने नहीं बनाया था जी, ये बहुत पहले से बना हुआ है, नवाज शरीफ साहब के ज़माने से बना हुआ है। ये लोग झूठ बोलने के बड़े माहिर हैं। हाँ, हमारे वक्त में वहाँ को चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप जो बरादरी है आपकी उसके डिसएग्रीमेंट के ऊपर, उनके एहतजाज के ऊपर हमने वो सब चेंजेस जो हैं उनको पसपुश डाल दिया था। हमने कुछ नहीं किया था। ये 2017-18 का बना हुआ कानून है जी, नवाज शरीफ साहब की माशाल्लाह बाकी भी तमाम इस किस्म के ड्रैकोनियन लॉस जो है उनके पीछे उन्हीं का ही हाथ होता है। और अब तो जरदारी साहब भी कितना ब्लेटेंट किस्म का डबल रोल प्ले कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आप पीका एक्ट को सपोर्ट करते हैं, सदर साहब जो है पीपल्स पार्टी के, वो उसके ऊपर साइन करते हैं, उसको लॉ बनाते हैं, और सड़कों पे निकल के वो सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। ये आपके सामने हुआ है इमरान साहब जी, और हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, जो भी आप करेंगे हम उसमें शिरकत करेंगे, आपके एहतजाज में शिरकत करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप और कोई आपका प्लान है तो हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे। ये मीडिया की जो आज़ादी है ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एंड की फैक्टर होता है कौमों की तरक्की, रियासतों की तरक्की में, और इसको सलब होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल, हम आज़ाद प्रेस के साथ हैं, आज़ाद मीडिया के साथ हैं। थैंक यू सर। ये फरमाइएगा कि ये जो इस्लामाबाद के जज साहिबान ने ख़त लिखा है कि चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से ही बनाए जाएं, किसी दूसरी कोर्ट से ना लाया जाए। अब हुकूमती लोग कहते हैं कि जी आइन में प्रोविजन है, हम चाहे जहां से मर्जी लेके आएँ। इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्यों दूसरी कोर्ट से लाना चाहते हैं? आइन में प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन ये जो सेल्फ सर्विंग किस्म की इन्होंने चेंजेस की है ना 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, उसमें ये लेके आए हैं। ये तमाम चीज़ें जो तमाम गंद लेके आए हैं 26वीं आइनी तरमीम में, वो अब लाजमी बात है आश्कार तो होगा ना। और वो क्या है, उसका बेसिक पर्पस क्या है? उसका बेसिक पर्पस ये है कि अपनी पसंद के जजेस को रिक्रूट करें, अपनी पसंद के बेंच बनवाएं, अपनी पसंद का फैसला जो है वो उनसे हासिल करें। तो ये जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, वो वर्चुअली उसको इन्होंने ओब्लिटरेट कर दिया, ख़त्म कर दिया है। एग्जीक्यूटिव के वो बिल्कुल कंट्रोल में आ गई है, और यही इनका मकसद था। चूंकि एक ऐसी हुकूमत जो कि एक डाका डाल के अवामी मैंडेट के ऊपर मार्ज़ वजूद में आई होती है, वो सिर्फ इन्हीं हरकत की वजह से ही लास्ट कर सकती है। तो अब एक लंबी बैटल है। हम डेफिनेटली इसमें जो भी हमसे हो पाएगा, जो भी हम अप्रोच करेंगे। अभी खान साहब ने एक लेटर लिखा है, वो लेटर पढ़ने के काबिल है, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जज हैं अमीनुद्दीन साहब, उनको भी लिखा है। उसमें कोई 300 पेजेस से ज़्यादा का वो लेटर है। उसमें हकायक जो हैं, उसकी पिक्टोरियल ग्राफिक जो प्रूफ्स हैं वो साथ लगा के भेजे, और उनसे इस्तदा की है कि आप इस मामले का नोटिस दें और इस मामले का हल तलाश करें। आई होप कि चीफ जस्टिस साहब जो वो कोई इस बारे में कोई फैसला सादर करेंगे अनकरीब। सर, इस खत में बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने यह भी लिखा है कि 18 माह से उनकी किसी दरख्वास्त पर समाअत नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि इस खत के बाद पीटीआई को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है?
देखिए, जिस किस्म की अदलिया अब तश्कील पा चुकी है, जिस किस्म की सुप्रीम कोर्ट अब तश्कील पा चुकी हुई है, और अभी ये 10-12 जजेस और रिक्रूट करेंगे उसमें, उसके बाद तो इसकी पूरी हैत, इसकी शेप बदल जाएगी। और उस ऐसी अदालत से इंसाफ लेना, क्योंकि उसके बाद होगा ये कि जो नए रिक्रूट्स हैं उन्हीं को ही सारे पीटीआई के केसेस जो हैं उन तक रेफर किए जाएंगे। और लाजमी बात है कि आपको पता है कि उनसे फैसले क्या आने हैं। तो उम्मीद तो बहुत मध्यम है, बहुत म्यूटेड है, लेकिन हम उम्मीद का दामन कभी छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी लड़ाई जो है अदलिया के साथ, अदलिया के कानूनी महाज के ऊपर, वो हम जारी रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम पार्लियामान में और जो अवामी एहतजाज के जरिए भी अपनी आवाज़ जो है वो आगे पहुंचाते रहेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पीटीआई की तरफ से जो दावत दी गई है मौलाना फजलुर रहमान को कि वो भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बने, तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब इसका हिस्सा बनेंगे और इससे क्या आपकी मूवमेंट को कुछ फ़ायदा होगा? द बॉल इज इन हिज कोर्ट। इमरान साहब, हमारी कोशिश तो यह है, हमारी उनसे इस्तदा भी थी कि वो शामिल हो इसमें। अब उन्होंने फैसला करना है, फैसला करेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। जितनी भी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स उसमें शिरकत करेंगे। ये खान साहब ने जो हमारी नेगोशिएटिंग कमेटी थी, मुज़ाकराती कमेटी को उन्होंने एक कॉन्टैक्ट ग्रुप में चेंज किया है, और उनको ये उन्होंने जॉब दिया है कि जी आप तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ता करें और कोशिश करें कि ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है इसको अंदाज किया जाए, और भी स्टेक होल्डर्स और भी सियासी जमातें इसमें शामिल हों, ताकि एक लार्जर प्लेटफॉर्म से आइन और कानून की बहाली की जो जद्दोजहद है उसका आगाज़ किया जा सके। अच्छा सर, 8 फरवरी को आप जो एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या इस तरह का लाहा अमल अपनाया जाएगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि एक बार फिर 26 नवंबर वाली सूरत हाल पैदा ना हो? 26 नवंबर की सूरत हाल पैदा होनी नहीं चाहिए। देखिए, उस वक्त भी पुरअमन एहतजाज था हमारा, और अब भी अगर जहां भी होगा एहतजाज वो पुरअमन नहीं होगा। लेकिन जो रियासत की, आपको पता है कि ऑलरेडी इन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर दी है लाहौर में। अभी इन्होंने इजाजत हमें जलसे की दी नहीं है, लेकिन पकड़ दकड़ जो है वो ऑलरेडी कल रात से शुरू हो चुकी हुई है। तो इनकी इंटेंशंस तो बड़ी क्लियर है। ये फसाइयत अपनी जारी रखे हुए हैं, और उसका जो स्कोप है उसको दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम कोशिश, अब एज ए पोलिटिकल पार्टी जो भी हमारे राइट्स हैं हम उनको एक्सरसाइज करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये सारी जद्दोजहद जो है वो पुरअमन ही रहे, और उसके लिए हम कोशा हैं। लेकिन हुकूमत के जो इंटेंशंस हैं, हुकूमत ने जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, वो तो बिल्कुल नहीं लगता कि जी वो इसको पुरअमन रहने देंगे। तो ये कोई एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरीके से सुप्रेस करें, इस तरीके से उसका गला बंद करें कि फिर वो कोई और रास्ता अडॉप्ट करने के ऊपर मजबूर हो जाए। तो ये होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, आप और पीटीआई के दूसरे दोस्त हमेशा जो है वो इस पे बात करते नज़र आते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को लेके जो किरदार अदा किया, उसमें आप लोगों की कॉन्सेंट उस तरह से शामिल नहीं थी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम पीटीआई की हमायत से मंजूर हुई। इस पे आप क्या कहेंगे? ये हमारी हमायत 26वीं आईनी तरमीम के साथ बिल्कुल नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली मैं इसके साथ एग्री नहीं करूँगा। हाँ, हमने कुछ प्रपोजल्स मौलाना साहब को दिए थे, और उसमें उन्होंने उनको इनकॉर्पोरेट भी किया था, अपना जो उन्होंने पेपर पुट अप किया था हुकूमत को। लेकिन हमने, अगर हम इसके साथ होते या हमारी मतलब सपोर्ट इसको हासिल होती, तो फिर हम खुद वोट करते इसका पार्लियामेंट में जाके। वो हम एब्सटेन तो ना करते ना, हम उसको अपोज तो ना करते। तो नहीं, इसमें हकीकत नहीं है। बल्कि हमें अफसोस हुआ था जब मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम की हमायत की थी, उसको पास करने में मदद दी थी। लेकिन वो और भी मसाइल थे उस वक्त, उनके भी कुछ जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, उनको टारगेट किया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे मेंबरान को टारगेट किया गया था। अख्तर मैंगल साहब के 2 सेनेटर्स को टारगेट किया था। आई एम श्योर कि आपको याद होगा। तो वो इस किस्म के जब चैलेंजेस होते हैं तो फिर कुछ फैसले जो हैं वो किए गए थे जो कि आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे, लेकिन वो फैसले हुए थे। लेकिन हमारी सपोर्ट बिल्कुल और बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम में शामिल नहीं थी, बल्कि हम उसको ऑलरेडी अदालत में चैलेंज कर चुके हुए हैं
इमरान साहब, आपको पता होगा इसका। जी पता है सर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराज शहजादी जो हैं, इनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड का जो तफ्तीश तहकीकात का दायरा कार है उसको वसी किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, इसमें कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? और मलिक रियाज को वापस ला के क्या हुकूमत करना चाहती है? वही करना चाहती है जो पहले कर रहे हैं। फॉल्स किस्म के प्रीटेक्स्ट के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं है, वो फेक हैं, फ्रिवुलस हैं, फ्रॉडुलेंट है, और ज़बरदस्ती के विटनेसेस डलवाए जाते हैं, वहाँ प्रेशर किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो ये भी जो हथकंडे हैं ये उसी चीज़ की निशानदेही करते हैं कि ये शायद इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं। तो कर लें जो पहले जो कुछ कर चुके हुए हैं, उसके बाद आपके सामने है कि ये उसका कोई असर तो नहीं हुआ। खान साहब आज पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, और ये पॉपुलैरिटी उनकी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जितना ये टॉर्चर करते हैं, जितना ये सुप्रेशन करते हैं, जितना ये दबाने की कोशिश करते हैं, अवाम उससे ज़्यादा खान साहब के साथ खड़ी है। तो ये इससे हमें डैमेज नहीं होगा बल्कि हमें फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये मुल्क के साथ, रियासत के साथ क्या कर रहे हैं। ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल करके क्या रियासत के साथ करना चाह रहे हैं? ये क्या रियासत को ये तबाही के धाने के ऊपर तो ऑलरेडी लेके आ चुके हुए हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यहाँ, इकोनॉमिकली हम लोग वर्चुअली जो है हम तबाही के धाने के ऊपर खड़े हैं। और बाकी भी जो आप देख लें कि यूनिटी का जो आलम है वो है, टेररिज्म का जो हाल है वो देखिए। तो ये वो वक्त है कौमों की तारीख में जबकि उसके जख्मों के ऊपर मरहम डाला जाता है, और ये और जो जख्म है उनको कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि जी इनके पीछे लॉजिक क्या है, इनकी सब कुछ करने के पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन इनसे एक गंद हो गया था, वो ये था कि इन्होंने डाका डाला था अवामी मैंडेट के ऊपर। अब ये हजम नहीं हो रहा, और ये चाह रहे हैं कि जी जितना भी ज़्यादा और फस्तायत का मुजाहरा किया जाए, जितने भी जो फस्ताई किस्म के कंटे जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ताकि किसी ना किसी तरीके से इनका इक़्तिदार के ऊपर जो कंट्रोल है वो जारी रहे। तो ये अब दिनों की बात है, हफ्तों की बात है, ये ज़्यादा देर तक ये चल नहीं सकता, ये अनटेनेबल है, बिल्कुल सस्टेन नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब ने वक्त दिया। नाज़रीन, अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच इख्तियार वली खान साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्यों हमें आपने एक दफ़ा फिर मजबूर कर दिया कि हम अपने बाजुओं पे, अपने हाथों पे, अपनी कलाइयों पे स्याह पट्टियाँ बांधने पे मजबूर हो गए। अब मुस्लिम लीग नून तो हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात करती थी। जब आप पीका कवानीन आ रहे थे, PTI ला रही थी, तो उस वक्त आप सब लोग तकरीरें करते थे। अब खुद ही इतना ज़ोरदार करके पीका एक्ट नाफिज कर दिया कि हमारी सांस भी बंद करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब भाई। आपने तो सिर्फ काली पट्टी पहनी है, मैंने तो काला जोड़ा भी पहना है, ऊपर से मैंने काली जैकेट भी पहनी हुई है। अब आप इसको जो भी समझते हैं मर्जी आपकी, लेकिन काले रंग का मज़ा ही कुछ और है। वो क्या, उस पे शेर भी बड़ा अच्छा है कि इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, तुम सियाह रंग जो पहनोगे तो याद आऊंगा। वाह। तो बात ऐसी है कि इस वक्त पीका एक्ट, फॉरगेट अबाउट 2016, फॉरगेट अबाउट PTI गवर्नमेंट के उन्होंने उसको प्रेजेंट किया, फॉरगेट अबाउट कि कौन इसको सपोर्ट करता रहा, भूल जाए कि कल PTI के अपने सेनेटर फैसल सलीम खान ने भी उसको सपोर्ट न, बल्कि उसको पूरा उसकी जो प्रोसेस है उसकी कंप्लीशन में बड़ा किरदार अदा किया। बात सिर्फ इतनी है इमरान भाई कि जो ओरिजिनल सहाफ़ी हैं, जो साफ सुथरे सहाफ़ी हैं, उनके लिए तो खतरा कोई नहीं है। जिनके पास सच्ची खबर है उनके लिए खतरा कोई नहीं है। वो लोग जो लोगों को खबर देते हैं उनके लिए खतरा कोई नहीं है। वो लोग जिनके पास झूठी खबरें हैं, मार्केट में आप दिन की 100 खबरें उठा लें और उसको छाननी से निकाल दें, उसमें से 10 खबरें आपको ओरिजिनल नहीं मिलेंगी, 90 खबरें आपको फेक मिलेंगी। और मैं आपको कोट भी कर देता हूं। आपके पड़ोस में करीब ही लाहौर में ही एक वाकया हुआ था पंजाब कॉलेज का।
जिसने पूरी मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया था। बाद में पता चला कि न बच्ची थी, न रेप था, न वाकया था, लेकिन सोशल मीडिया का एक फैलाया हुआ एक झूठ था। और उसके पीछे कौन लोग थे अब मैं नहीं लेना चाहता किसी को मुरद इल्जाम दिलाना, लेकिन दैट वाज अ फेक स्टोरी जिसने पूरे मुल्क के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को अपनी लपेट में ले लिया था। नंबर 2, 26 नवंबर को उठा लें, पहले खबर आई कि 1400 लोग शहीद हो गए, फिर कहते हैं 800 हैं, फिर कहते हैं 600 हैं, फिर कहते हैं 478 हैं। जितने हैं वो आपके सामने हैं। फिर खबर फैलाई गई कि 4000 लोग मिसिंग हैं। आज तक 40 लोगों की लिस्ट किसी ने नहीं दी, 4 लोगों की लिस्ट कोई नहीं दे रहा। अब ऐसे हालात में आप ये देखिए कि हमने तो मैं फिर कहता हूं कि पीका एक्ट अगर ये नॉर्मल हालात होते तो शायद आज मैं भी इसके खिलाफ खड़ा होता, लेकिन पाकिस्तान के जो नाजुक हालात हैं, आपके शुहदा को जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं उनको किन नामों से, गुमनाम अकाउंट से उनको गर्दाना जाता है और उनकी बेतौकीरी होती है, दैट्स यू नो वेरी वेल। मुझे तो रिपीट करते हुए भी शर्म आती है। ऐसे हालात में अगर हम एक लकीर खींच लें कि एक तरफ सच्चे और खरे लोग जो ओरिजिनल सहाफी हैं करें, वो सहाफत करें, अच्छी खबर है, दुरुस्त खबर है, चाहे हुकूमत के फेवर में जाती है, नेगेटिव जाती है, वो दी, लिखें, छापें, टीवी पे अनाउंस करें। बट फेक न्यूज को कहीं रुकना चाहिए। फेक न्यूज अगर रुकी नहीं तो आपकी रियासत पर रोज हमले होते हैं, आपके मुल्क पे हमले होते हैं, आपकी मुआशी तरक्की पर रोज हमले होते सर, हैं। देखें, और एक जुमला बोलता हूं, एक वन लास्ट सेंटेंस, और मेरी इन बातों की दलील फिर रिचर्ड पाजी ने भी अपनी ट्वीट्स डिलीट कर दी कि मुझे भी डीप फेक वीडियोस और तस्वीरों से और एआई की पिक्चर से सर रिचर्ड पाजी को छोड़ें, अभी आपके साथी, पुराने साथी और आप हम सब के बड़े पसंदीदा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं जी हमें बताया कुछ किया जाता है और किया कुछ जाता है। सुन ले, फिर आपसे बात करते हैं। सुनाए जी मौलाना साहब ने क्या कहा। मैंने सदर मुमलिकत से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की बात की कि वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और एक आध दिन में इस्लामाबाद आएंगे। फिर सहाफ़ियों के साथ उनके ज़रिए से रब्ता हो जाएगा, उनकी तजावीज़ दी जाएंगी और फिर मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि आप उनकी तजावीज़ को कंसिडर करें। लेकिन सुबह पता चला कि वो दस्तखत कर भी चुके थे। तो ये चीज़ें जो हैं इस लेवल पर इस तरह नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और फिर उसके बाद वहाँ कुछ किया जाए। जी जनाब, सुन लिया आपने बात। असल तो मसला ये है कि आप ज़रूर कवानीन बनाएं, हम खुद चाहते हैं कि कवानीन बने, कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ता हो, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम उनकी बात तो सुन लें, उनको इत्मीनान में तो ले लें। ये देखिए, हमारा तरीक़ेकार शायद उसमें कोई कमी हो, आपकी बात को मैं रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि आप पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में से हैं कि आपने ना कभी झूठ फैलाया, ना आपने झूठ को सपोर्ट किया। आप सच पर मबनी सहाफत करते हैं और एक बैकग्राउंड रखते हैं, सहाफती, एक जर्नलिस्ट हैं। मैं मानता हूँ, जानता हूँ, बल्कि आपको देख देख के हम सीखते भी हैं। तो आप जैसे लोगों को कोई खतरा नहीं है। वो यूट्यूबर्स, वो लोग जो आपने देखा था माजी में, किसी ने चुटिया रखी हुई थी, किसी ने वो अजीब से वो भूलिया बनाया होता था, वो टीवी पर बैठ के, यूट्यूब पर बैठ के कोई अजीब अजीब चीजें फैलाते थे जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। हाँ, मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं कि हमारा कतअन हुकूमत का, जहां तक मैं शहबाज साहब को जानता हूं और उनकी टीम को, आई एम वन ऑफ हिज टीम, तो मैं आपको ये हकीकत तो मैं बड़ी 100% ईमानदारी से बता सकता हूँ कि इसमें बदनीयती कोई नहीं। हमारे काम में, तरीक़ेकार में गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, लेकिन बदनीयती कोई नहीं मापी। और उसके बावजूद मैं अबव ऑल आपको ये भी बता दूं कि देयर इज एन ऑप्शन आल्सो अवेलेबल। इस बात पे भी बात हो रही है कि आपकी जो तंजीमें हैं, एमएन हो गया, पीएफयूजे हो गया, जितनी भी तंजीमें हैं, कि उनसे को बिठाकर उनको एतमाद में लिया जाएगा और उनके जो खदशात हैं वो दूर किए जाएंगे। और माजी में भी मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ये जो कवानीन हैं ये बनते रहते हैं, ये अमेंड होते रहते हैं। इसमें कोई हुक्म होगा, कोई गलती होगी तो वो ठीक भी हो सकती है। ये कोई
आसमानी सहीफा नहीं है कि चले ठीक है, ये ठीक जो है है तो फाइनल होगा, और ना हम कोई फरिश्ते हैं। जो बात आप कहेंगे वो ठीक होगी तो वो ठीक ही होगी। चले हाँ साहब आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि हुकूमत की मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसको पीटीआई ने तो फिर रद्द कर दिया, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो पार्लिमानी कमेटी बनाने का एक उन्हें ऑप्शन दिया था, इससे उन्हें इनकार क्यों है? अब मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप मुज़ाकरात का? अच्छा, दो बातें हैं। मैंने आपके शो में ये बात की थी इमरान भाई कि मैंने पहले ये बात पहले दिन से मैंने की थी। मैं कोई इतना बड़ा बैरिस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन छोटा मोटा मैं एक तालिब इल्म हूँ, पढ़ता रहता हूँ कानून की किताब। जो मुकदमात कोर्ट के सामने सबजुडिस हो जाती हैं तो उन मुकदमात पर कमीशन नहीं बनता, क्योंकि कमीशन फिर देता है अपनी बाइंडिंग्स, और कमीशन जो होता है उसका दर्जा अदालत से बड़ा नहीं होता। ये बात मैंने पहले दिन कर दी थी कि जो केसेस हो चुके हैं या जो 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 है तो वो सबजुडिस है, उस पर कमीशन नहीं बनाया जा सकता। पार्लिमानी कमेटी में बैठकर बहुत सारी चीजें देखिए, पार्लियामेंट जो है यहाँ से कानून भी निकला है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी बना है, यहाँ से इदारे किस तरह बनाने हैं किस तरह चलाने हैं सारा तरीकेकार है। तो पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो अगर सही मानों में ट्रू स्पिरिट में काम करे तो वहां से बहुत कुछ निकल सकता है। जहां तक पीटीआई की मुज़ाकरात की बात है तो मैंने ये बात भी आपको बता दी थी, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि तहरीक इंसाफ के पास अच्छे खासे बैरिस्टर और पढ़े लिखे कानूनदान मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात करने थे। 31 जनवरी तक उन्होंने इस चीज को एक ड्रामे की तरह चलाना था कि ये कार्ड वो कार्ड और लोगों को दिखाओ, द शो मस्ट गो ऑन, और उसके बाद जो है तो फिर वो एक वही पुराना वाला नैरेटिव जिसमें एक एंटी अमेरिकन स्लोगन था, क्या हम कोई गुलाम है, और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, और फिर थोड़ा बहुत मजहबी टच का तड़का देकर के सीरत नबी वगैरह पढ़ाना है और बड़ा आशिक रसूल है। तो ये सारी तड़के लगाकर उन्होंने अब इंटरनेशनली इस नैरेटिव को ड्रॉ करना है और वो थ्रो करेंगे। तो मुझे ये बात मैं क्लियर था कि तहरीक इंसाफ आपके साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर उससे कुछ हासिल नहीं करना चाहती। वो तकरीर करने के लिए और नैरेटिव गढ़ने के लिए, एक नया नैरेटिव गढ़ने के लिए उनको एक प्रोसेस चाहिए था, एक टाइम चाहिए था, वो उन्होंने कर लिया है। मेरे ख्याल में अभी तक उनको ये समझ नहीं आई कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, या जो पार्लियामेंट की सब कमेटी है, कोई मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाए वो सुप्रीम है। उनके ख्याल में अभी तक सिर्फ ब्रूक बॉन्ड ही सुप्रीम है या फिर सोया सुप्रीम। हाँ साहब, आपने बात की सुप्रीम कोर्ट की, तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने तो खत लिख दिया है। उन्होंने कहा कि जी जो हमारा चीफ जस्टिस है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से बनाया जाए, किसी और कोर्ट से ना लाया जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? सर मुझे ये बताइए कि जो उनका मुतालबा है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कहीं लिखा हुआ है? नहीं, मुतालबा देखिए, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, एक रिवायत की बात होती है। रिवायत तो यही हमेशा रही है ना कि उसी अदालत से चीफ जस्टिस बनता है। मुझे ये बताइए ये रिवायात किसकी बनाई हुई है, और जो रिवायतें इन्होंने और बनाई है उस पर मैं क्या बात करूं? आप मुझे क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? नहीं सर, बात उनकी नहीं है। देखिए कुछ रिवायात नहीं सर, आपकी हुकूमत भी माजी में भी अब भी आप हमेशा उसी कोर्ट से बनाते रहे हैं ना। आपकी अपनी हुकूमत मुस्लिम लीग नून जितनी दफ़ा भी इक़्तिदार में आई है, आपने इतने चीफ जस्टिस लगाए हैं, वो कहाँ से, कहीं दूसरी कोर्ट से तो नहीं थे आते। तो फिर आपने उस वक्त आइन पे क्यों अमल नहीं किया? उस वक्त भी है कि ये रिवायत थी, अब ये रिवायत भी देख ले, देखिए क्या इसका रिपरकशन क्या आता है, ये तजर्बा भी देख ले। जरूरी तो नहीं है कि जो रिवायत बनी है, देखिए आप पर कोई कानूनी, जो हम पर है हुकूमत पर कोई कानूनी कंपल्शन नहीं है, कोई हम पर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है। रिवायात की बात करें तो मेरे ख्याल में जो रिवायात हमारे हाई कोर्ट इस्लामाबाद की हैं वो और भी बहुत सारी हैं, तो उसको मेरे ख्याल में डिस्कस ना ही किया जाए तो बेहतर है। लेकिन काम करने दें। हम अगर आईन पाकिस्तान, दस्तूर मुमलिकत से अगर हम बाहर जाएं
तो फिर आप चैलेंज करें, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम जो है तो ये कब तक चलेगा और ये किस तरह चलता है? अच्छा सर, हुकूमत एक होती है मुल्क में, हुकूमत एक होती है और हुक्मरानों को हुकूमत करने दें। अच्छा सर ये फरमाइएगा, वज़ीर आज़म इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है तो फिर मैं किसी और को किस तरह मान लूं कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है? अच्छा ये फरमाइएगा, हाँ साहब के मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट जो है वो मनसूख कर दिए गए। अब मुझे ये बताइए कि क्या 190 मिलियन पाउंड का जो तहकीकात का दायरा है वो वसी किया जा रहा है, और इसमें यह भी कि क्या दुबई में जायदादें खरीदने वाले इशूज जो हैं उनकी भी तहकीकात होंगी? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में मलिक रियाज का इस बार जो वास्ता पड़ा है तो ये हर उरूज को जवाल होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक रियाज ने इस मुल्क में सहाफ़ी खरीदे, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स खरीदे, उन्होंने जजेस खरीदे, उन्होंने एक वक्त आया कि वजीर खरीद लिए, फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने इस मुल्क का वजीर आज़म भी खरीद लिया था। आज मेरे ख्याल में उसके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन वो उन पैसों से अब मज़ीद ख़रीदारी नहीं कर सकते। और जो बरतानिया में पैसे पकड़े गए थे, जो चोरी का माल था, मनी लॉन्ड्रिंग थी, लूटा हुआ माल था, उसको वापस लाकर मलिक रियाज के अकाउंट में या उसका खाता साफ करने के लिए इमरान खान ने जिस तरह फैसिलिटेशन दी, और उसके एवज उन्होंने फिर 500 कनाल की अराजी ली, और फिर 70 अरब रुपए की कॉस्ट में वो एक यूनिवर्सिटी, अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें टोटल 4 क्लासरूम है और मेरे ख्याल में 70 तलबा नहीं, जिसको मजहबी टच देकर पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। तो मलिक रियाज साहब जो है उनका वास्ता इस बार उन लोगों से पड़ गया है जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो प्रो पाकिस्तान भी हैं और प्रो इस्लाम भी हैं। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त तारीख के उस दौर से गुजर रहे हैं जब मौरिख लिखेंगे कि एक वजीर आजम आया था 2018 में, जो 4.25 साल हुकूमत करते हुए जाते वक्त कहता है कि ये मुल्क अब टूटने लगा है, ये सोमालिया हो जाएगा, ये दिवालिया हो जाएगा, और उसके बाद फिर बहुत शुक्रिया किया इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जिस तरह के प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया था कि आज क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इस पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। यही टीम सैमुअल की जो सीरीज़ है वो भी खेलेगी, और आज इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। थैंक यू वेरी मच बेग साहब। आप ये फरमाइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है, आप क्या समझते हैं ये कितनी बैलेंस है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैं समझता हूँ ये बैलेंस टीम नहीं है। सिफारिश का आंसर काफी नुमाया, खासतौर पर जिस अंदाज से पैराशूट के जरिए फहीम अशरफ पाकिस्तानी टीम में वापस आए। सितंबर 2023 में उन्होंने एशिया कप का मैच खेला था, और अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो 34 वनडे में उनकी 26 विकेटें और उनका सबसे ज्यादा स्कोर बैटिंग में 28 है। तो किस बुनियाद पर, अगर वो इतने अच्छे थे तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दौरे पर ले जाया जाता। बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं कि अब से तकरीबन 1.25 साल पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, शायद आपकी नजर से गुजरी हो इमरान साहब के नहीं, कि उन्होंने लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आजम है उनसे मुलाकात की थी, और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। बेग साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ख्याल में तो फिर ये मेरिट या बैलेंस की तो कोई बात ही नहीं है, सारी सिफारिशी टीम है। सारी तो सिफारिशी नहीं है इमरान साहब, लेकिन तीन प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो सिफारिश की बुनियाद पर मुंतखब हुए। और वो जो मुनीर नियाजी का शेर है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, तो वही हिसाब हुआ कि पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ T20, उसमें सबसे आखिर में टीम अनाउंस हुई। चेयरमैन साहब ने 1-2 तब्दीलियां कराई अप्रूवल देने से पहले। उससे पहले 2023 में जो टीम अनाउंस हुई वर्ल्ड कप के लिए, उसमें उसको भी आखिरी लम्हे पर अनाउंस किया गया। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, अब आप मुझे बताएं इमरान साहब, खुशदिल शाह उन्होंने आखिरी जो वनडे था वो अगस्त 2021 में खेला था हॉलैंड में,
और खुशदिल शाह जो है उनको अपने टीम में इसलिए रखा है कि वो जो है हिटर है। उन्होंने अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में छक्के लगाए, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 फॉर्मेट है, जहां आप 50 ओवर की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जहां आपके खिलाड़ी 50 ओवर भी नहीं खेल पाते। तो आपको किस तरीके से पिंच हिटर की जरूरत है। इसी तरीके से तैयब ताहिर की एग्जांपल मैंने आपको दी कि तैयब ताहिर 30 बरस के हैं और 3 वनडे खेले, उनको आप पाकिस्तानी टीम में लेकर आ गए। उस्मान खान 10 T20 खेले, आज तक कोई वनडे खेले नहीं, और उनकी परफॉर्मेंस देखें क्या है T20 में, 1.50 है उनका, और आपने उनको पाकिस्तान की वनडे टीम में मुंतखब कर लिया एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो फिर मोहम्मद हारिस ने क्या बिगाड़ा था, जो यंग है, अपकमिंग है। फिर हसीबुल्लाह ने क्या बिगाड़ा था, जो यंग अपकमिंग है। तो आपने खुद मेरिट को अपने पैरों तले रौंदा है। जहां पर लाइक्स और डिसलाइक्स का अंसर आ जाए इमरान याकूब साहब, तो वहां पर मसाइल ही पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि इस टीम के इंतखाब में बड़ी ज्यादती की गई। सुफियान मुकीम जो तवील कामत लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो मीरपुर आजाद कश्मीर में पैदा हुआ, अभी उसने एक वनडे खेला था दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें उसने 4 विकेटें ली थी, उसको आपने निकाल दिया। भारत ने अपनी टीम में 4 स्पिनर शामिल किए हैं, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है, और उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर है। पाकिस्तान ने अपनी टीम में सिर्फ एक स्पिनर, रेगुलर स्पिनर अबरार अहमद को शामिल किया है, और हम पार्ट टाइमर्स के साथ, यानी खुशदिल शाह पार्ट टाइमर है और सलमान अली आगा पार्ट टाइमर, इनसे काम चलाएंगे। तो मुतवाजिन कहां से ये टीम नजर आती है। सर इंडिया ऑलराउंडर आमिर, सर इंडिया और पाकिस्तान की टीम का किस तरह से कंपैरिजन करेंगे आप? देखिए, इंडिया की बैटिंग लाइनअप बड़ी जबरदस्त है। शुभमन गिल है, विराट कोहली है, उसके अलावा आप देखें रोहित शर्मा है उनके कप्तान, उनकी टीम बड़ी बैलेंस है। उन्होंने 4 ऑलराउंडर्स लिए। जो है वाशिंगटन सुंदर, वो भी बैटिंग कर लेते हैं। जडेजा ने बड़ी अच्छी माजी में बैटिंग की हुई है। अक्षर पटेल भी बैटिंग कर लेते हैं। उनकी टीम बड़ी, और फिर कुलदीप यादव है उनके पास लेग स्पिनर। तो उनकी टीम मुतवाजिन है। पाकिस्तान की टीम में प्रॉब्लम यह है कि मुतवाजिन नहीं है। ये लगता है कि टीम कप्तान की मर्जी से मुंतखब हुई है, और सिलेक्शन कमेटी जो थी ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी। हालांकि आकिब जावेद बड़े सीजन कैंपेनर हैं, माजी में वो हमेशा मेरिट की बात करते रहे। इसी तरीके से सिलेक्शन कमेटी में पाकिस्तान के 2 ऐसे बैट्समैन हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया है, चाहे वो अजहर अली हो, चाहे असद शफीक हो, और फिर उसके अलावा हसन चीमा एक एनालिस्ट है, और अलीम डार। तो इस सिलेक्शन कमेटी ने इंसाफ का तराजू अपने हाथ में नहीं लिया, जिसकी वजह से मैं इस टीम पर तनकीद कर रहा हूं। ये मेरी टीम है, पाकिस्तान की टीम है इमरान साहब। ये जीतेगी तो हम सब खुशी के शादियाने बजाएंगे। बेग साहब, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जितना मैं उनको जानता हूं, मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं नहीं समझता कि वो सिफारिश पे किसी को भर्ती करें। तो फिर क्या उनकी सुनी नहीं गई या उनको लाइलम रखा गया है? देखिए, इसमें जो डिले हुआ है, इसका मतलब है बहुत अरसे से ये कहा जा रहा था, आपको शायद याद हो इमरान साहब, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की पूरी टीम चल रही थी कि ये टीम होगी। उसमें 1-2 तब्दीलियां हुई हैं। जैसे अब अगर उनका इनपुट नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है। मोहसिन नकवी साहब मेरिट की बात करते तो उनका इनपुट होना चाहिए। पिछली दफा आपको याद है, पिछले साल T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने टीम के खिलाड़ियों के नामों पर दस्तखत नहीं किए थे, जब वहाब रियाज अकले कुल बने हुए थे। उन्होंने टीम में तब्दीली की। अब मैं हैरान हूं कि नकवी साहब ने इस टीम को अप्रूवल कैसे दे दी, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर बात की जाए ना, स्टैट्स की बुनियाद पर बात की जाए कि फहीम अशरफ 32 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में उनकी सिर्फ 24 विकेटें हैं अगर आप देखें, और फिर फहीम अशरफ साहब ने 28 जो है ना, सबसे ज्यादा उनका 24 स्कोर है। 34 वनडे में उनकी 28 विकेटें, 26 विकेटें हैं, और उनका स्कोर सबसे ज्यादा 28 नॉट आउट है, और 7 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। तो किस बुनियाद पर वो आए हैं? कोई जो जो हसन चीमा। बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो सेमुल की सीरीज है, उससे पाकिस्तान को कोई तैयारी में मदद मिलेगी और बच्चों की परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी कि कौन क्या कर रहा है? देखिए, तैयारी में मदद तो मिलेगी। 11 फरवरी लास्ट डेट थी जो आईसीसी के लिए टीम का अनाउंस करना था। अब इस टीम में बज़ाहिर अगर कोई खुदा न खास्ता खिलाड़ी जख्मी हो जाए तब इमरान साहब तब्दीली हो सकती है। ट्रायल सीरीज के पाकिस्तान के 3 मैच हैं। अगर फाइनल में पहुंचता है पाकिस्तान का, एक मैच साउथ अफ्रीका से है और फिर एक न्यूजीलैंड से, और अगर फाइनल में पहुंचता है तो उनमें खिलाड़ियों को आजमाने का मौका तो मिलेगा। लेकिन आप दीगर 7 टीमों का अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान साहब,
तो पाकिस्तान की टीम डिसबैलेंस नजर आती है, इसमें तवाजुन बिल्कुल नजर नहीं आता। ये मेरी अपनी राय है और सारे क्रिकेट के पंडित यही कह रहे हैं। और कई दिनों से ये टीम सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि फलाना होगा, फलाना नहीं होगा। अगर आपके पास एक ओपनर है फखर जमान, तो इमामुल हक ने क्या बिगाड़ा है? अगर साइम अयूब अनफिट हो गया है तो इमामुल हक का तो तकरीबन 50 का एवरेज है, उसको तो लेना चाहिए था ना। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि पसंद नापसंद और बाज जगह सिफारिश, मोहसिन नकवी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए था। अब उन्होंने दस्तखत कैसे कर दिए ये तो अल्लाह ही जानता है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल। अब नाज़रीन, आपने इकबाल बेग साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उनको बैलेंस नज़र नहीं आती और मोहसिन नकवी साहब को दस्तखत करने से पहले इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए था। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।